दुनिया के एक कोने में सीज फायर हुआ तो दूसरे कोने में आग भड़क गई, बारूद ने आग पकड़ ली। मिडिल ईस्ट में जो उम्मीद की किरण लौट आई है, अब उसके बरक्स आप देखिए पाकिस्तान को। एक फ्रंट पे मार खा के लौट गया इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान से लगा जो है, अब वहां पर लड़ाई छिड़ गई है। वो भी उस वक्त जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली की ज़मीन से उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन अगर वो साथ न दे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासुन के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। अफगानिस्तान की हुकूमत दावा कर रही है कि उसने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उसके 58 सैनिक मार गिराए हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज की अपनी अलग गिनती हमेशा की तरह होती ही है। उनके मुताबिक अब तक 23 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है और जवाबी कार्रवाई में 200 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। आज के शो में हम इस नए मोर्चे की बात करेंगे। बात इजराइल और गजा की भी होगी, जहां बरसों से बिखरे परिवार फिर से एकजुट होना शुरू कर चुके हैं। सभी जीवित इजरायली बंधक अपने देश लौट आए, फलस्तीनी कैदियों की वापसी हुई है। सरहद के दोनों तरफ थके हुए चेहरों पर, पत्रकारों की ज़बान पर, हुक्मरानों के जहन में एक सवाल उठा है कि क्या ये जंग सच में ख़त्म हो रही है। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत पहुंचे, जहां एक तरफ उन्होंने अपनी पहली भारत यात्रा की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने लड़ाकू विमानों से बम गिराने शुरू कर दिए। राजधानी काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका जैसे प्रांतों को निशाना बनाया गया। कहा गया कि हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर किए गए हैं और मुख्य टारगेट TTP चीफ नूर वली महसूद वो है। जब एक तरफ ये हमला हुआ तो दूसरी तरफ से जवाब भी आया। 10 अक्टूबर को TTP ने पाकिस्तान में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला कर दिया। इसमें एक मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अफसर समेत 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद 11 अक्टूबर को उस विवाद में तालिबानी फोर्सेस की भी एंट्री हो गई। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर जवाबी कार्रवाई की। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। 25 पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जे का दावा किया गया, जिन्हें लड़ाई खत्म होने के बाद वापस कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उसने तालिबान के 9 लड़ाकों को मार गिराया है, पर कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये विवाद बरसों से चला आ रहा है। खासतौर पर 2021 के बाद से ये विवाद बढ़ा ही है। तब से इस बरस अगस्त के महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। आपको मालूम है पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021 के बाद से TTP के पाकिस्तान पर हमले बढ़े ही हैं। अब तक की गई जवाबी कार्रवाइयों में पहली बार है जब पाकिस्तान के जेट्स ने भी सीधा काबुल पे अटैक किया है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह झगड़ा असल में एक और युद्ध की आहट है, और क्या इसकी एक वजह तालिबानी मंत्री का भारत दौरा भी है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले झगड़े की असली वजह समझनी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद और TTP, इसको डिकोड करना होगा। शुरुआत दोनों देशों के नक्शे से करते हैं। मैप देखिए आप। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे 1893 में अंग्रेज अफसर मार्टिमर डूरन ने खींचा था, इसलिए इसे डूरन लाइन कहा गया। ये रेखा जो है पश्तून और बलोच समुदाय के इलाकों से निकली है, जिससे इस समुदाय के लोग 2 देशों में बट गए थे। अब अफगानिस्तान की बाकी सरकारें और तालिबान भी इसे काल्पनिक रेखा मानते हैं और इसे मान्यता देने से इनकार करते हैं।
अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों और अफगानी शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए डूरन लाइन पे बाड़ लगाना शुरू कर दिया। तालिबान ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इसके बाद विवाद बढ़ता गया, सीमा पर दोनों देशों की फोर्सेस के बीच झड़प भी हुई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। अब बात उस संगठन की जिसे पाकिस्तान इस पूरे विवाद की जड़ बताता है, यानी टीटीपी। इसके बारे में जानने के लिए इतिहास में चलते हैं। 1989 में सोवियत अफगान वॉर खत्म हुआ। मुजाहिदों के बीच होड़ शुरू हो गई कि अब यहां किसका सिक्का चलेगा। मुजाहिद लड़ाकों के गुटों के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई। केंद्र में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार तो बन गई थी, लेकिन ये गुट उसको मान्यता नहीं देते थे। इन गुटों पर किसी ताकतवर नेता का नियंत्रण होता था। उन्हीं दिनों तालिबान बनाने वाले मुल्ला उमर की पॉपुलैरिटी बढ़ी। 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। उनका शासन 2001 तक चला। फिर 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तालिबान को कुर्सी से हटा दिया गया। तब उसकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के सीमाई इलाकों में शरण ली। मुल्ला उमर भी भागकर पाकिस्तान में छिप गया। अमेरिका जो है मुल्ला उमर के पीछे पीछे पाकिस्तान चलाया। वहां भी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में तब परवेज मुशर्रफ की सरकार हुआ करती थी। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की मदद की। हालांकि बैकडोर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को बचा भी रही थी। फिर भी अमेरिका को दी जा रही मदद ने पाकिस्तान में मौजूद तालिबान समर्थकों और जिहादी गुटों को नाराज कर दिया था। इन नाराज लोगों में से एक बैतुल्ला महसूद भी था। उसने 1990 के दशक में तालिबान की खूब मदद की थी। बाद में वो पाक फौज के खिलाफ हो गया, उन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी। इससे मुल्ला उमर नाराज भी हुआ, लेकिन महसूद के साथ उसका रिश्ता बना रहा। इसी बैतुल्ला महसूद ने 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की बुनियाद रखी। टीटीपी कई छोटे मोटे जिहादी गुटों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और टीटीपी का मकसद क्लियर था कि वो लोग पाकिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। सरकारी संस्थाओं को इस्लाम विरोधी मानते हैं वो लोग। और टीटीपी के ने स्थापना के साथ ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जानकार कहते हैं कि उसको शुरुआती दिनों से ही तालिबान का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। फिर 2014 का साल आया। दिसंबर में पेशावर के मिलिट्री स्कूल पर टीटीपी ने हमला किया। इसमें 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चे मारे गए। इसके बाद पाक फौज ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इसमें टीटीपी की क्षमता आधी से ज़्यादा घट गई। फिर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। पाकिस्तान ने तब इस सत्ता परिवर्तन का दिल खोलकर स्वागत किया। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि तालिबान की ये टूटी जंजीरें ही उसके लिए बेड़ियों का काम करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी मजबूत ही हुआ है। 2021 से अब तक टीटीपी पाक फौज पर दर्जनों हमले कर चुका है। भले ही अफगान तालिबान उनके साथ अपना कोई रिश्ता न बताए, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्ट जो हैं उनके दावों को झूठा बताती हैं। यूएन भी अपनी रिपोर्ट में दावा कर चुका है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के हजारों लड़ाकों को शरण मिली हुई है। अंदरूनी तौर पर अफगान तालिबान टीटीपी को आतंकी संगठन भी नहीं मानता है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने शह दिया, अब वही उसका दुश्मन बन बैठा है। ऐसे में आगे क्या हो सकता है, जानकारों से समझते हैं। इसकी आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। वो इसलिए कि मुझे लगता नहीं है कि टीटीपी जो है उनकी हरकत में कमी आएगी। वो शायद बढ़ेगी ही अगले कुछ महीनों में। और अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान ज़रूर ये कोशिश करेगा कि वो अफगान तालिबान पे दबाव बनाए। और हम टीटीपी को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। पाकिस्तान परेशान है कि टीटीपी को भी शरण दी है अफगान तालिबान ने। और टीटीपी अटैक्स कहते हैं 300% बढ़े हैं पिछले 1 साल में पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इससे भी परेशान हैं कि अफगान तालिबान ने भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। आप अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें इस्लामाबाद ने जो जारी किया है, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के ग्रुप्स का भी नाम लिया है कि ना केवल टीटीपी बट अफगान तालिबान ने हिंदुस्तान जो जिन गुटों का समर्थन करता है उनको भी शरण दी है और वो मिलके पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हुक्मरान जो है वो हिले हुए हैं इस बात से, क्योंकि उनको भी ये अंदेशा नहीं था कि तालिबान जब हुकूमत में वापस आएगा
उन्हें लगा था वो उनके पिट्ठू होंगे, जो पाकिस्तान कहेगा वो वही करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। अफगान तालिबान जो हैं अब वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और हम जिससे चाहेंगे उससे अपने संबंध बनाएंगे और हमें अपने फॉरेन पार्टनर्स चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की बड़ी आलोचना हुई है। कई दशकों से आलोचना हुई है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। तो अफगान तालिबान ये भी दर्शाना चाहते हैं किसी के पिट्ठू नहीं है, वो वही करेंगे जो उन्हें लगता है उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। अब इस लड़ाई की टाइमिंग की वजह से कुछ और देशों का जिक्र हो रहा है। तार मुत्तकी के दौरे से भी जोड़े जा रहे हैं। इस पूरे विवाद में बेहद अहम है 9 अक्टूबर की तारीख, जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे और उस वक्त ही पाकिस्तान की संसद में अफगानिस्तान की चर्चा छिड़ गई थी। रक्षा मंत्री उनके पाकिस्तान वाले ख्वाजा आसिफ ने काबुल को सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया और कहा कि अब सेना और सरकार का धैर्य जवाब दे रहा है। अफगानों की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद काबुल पे हवाई हमले शुरू हो गए थे। इसके अगले दिन ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बात की। भारत से जुड़े एक सवाल पर कहा कि भारत अफगानिस्तान के सहारे बदला ले रहा है। अफगानिस्तान हम मजहब होने के बावजूद कभी भी पाकिस्तान से भाईचारे का रिश्ता नहीं निभाता है। वो कल भी भारत के साथ था, वो आज भी भारत के साथ है और कल भी रहेगा। भारत की बात हुई, इसके अलावा नाम सऊदी अरब का भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में इस देश ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था। तय हुआ था कि दोनों में से अगर किसी भी एक देश पे हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पर भी हमला ही माना जाएगा। सऊदी अरब ने अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद पे नज़र बनाए रखने की बात कही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे में जानकारों से ये पूरा खेल एक बार समझ ही लेना चाहिए। देखिए, सऊदी अरब और कतर ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। सऊदी अरब और आप अगर मुत्तकी की स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कहेंगे कि हमने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो सऊदी अरब और कतर के कहने पे बंद किए हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमला हुआ है ये उस वक्त पे हुआ है जब मुत्तकी हिंदुस्तान के दौरे पे हैं और जयशंकर ने और मुत्तकी ने अपनी मीटिंग के बाद अनाउंस किया है कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपने रिश्तों को एक नए स्तर पे ले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक मिशन को अपग्रेड करेगा काबुल में और तालिबान भी अपने डिप्लोमेट्स यहाँ भेजेगा। तो पाकिस्तान इस बात से परेशान है, इस बात से हिला हुआ है क्योंकि आप याद करिए जब 15 अगस्त को तालिबान काबुल में आए थे तो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो उन्होंने गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ दिया है। लेकिन अब आज जो हालात हैं उसे देखिए, वो उससे बहुत हटके हैं। फैज हामिद की तस्वीरें आई थी सेरीना होटल में हंसते हुए, वो कॉफी पी रहे थे। इमरान खान भी जेल में है, फैज हामिद भी जेल में है फिलहाल। तो 15 अगस्त के बाद से जो घटनाक्रम हुए हैं वो पाकिस्तान जिस दिशा में चाहता था उस दिशा में नहीं गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद पर जो अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक जरूर लेकर आएगा। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं, अब अगली खबर पे आते हैं। गजा और इजराइल में 13 अक्टूबर का दिन शुरू हुआ तो लोगों में नए सिरे से एक उम्मीद सांस ले रही थी। 10 अक्टूबर को ही सीज फायर डील की शर्त के अनुसार इजरायली फौज गजा के भीतर एक नई डिफेंसिव लाइन तक पीछे हट गई और इसके बाद 72 घंटे का एक काउंटडाउन शुरू हुआ। इस दौरान बंधकों को रिहा किया जाना था। डेडलाइन से घंटों पहले ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह पे लोगों का हुजूम था। हॉस्टेजेस स्क्वायर पे बड़े बड़े स्क्रीन पर बंधकों की अदला बदली को लाइव दिखाने के लिए लोग तैयार खड़े थे, देखने के लिए भी खड़े थे। ये वही स्क्वायर है जहां पे पिछले 24 महीनों से लगातार ये पुकार उठती रही कि बंधकों को घर लेकर आओ, और आज उनकी पुकार सुन ली गई थी। उधर गजा में राहत सामग्री से भरे ट्रक्स दाखिल हो रहे थे। महीनों बाद खाना पकाने के लिए ईंधन नसीब हुआ था। रोगियों के इलाज के लिए आखिरकार जरूरी इक्विपमेंट्स मिल गए थे। भूख से जूझते लोग ट्रक्स पे टूट पड़ते थे। सरहद के दोनों तरफ लोग खुश थे। उसी वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे के लिए रवाना हो रहे थे। फिर से सुनिए, यह कोई आम सी बात नहीं है। खुद ट्रंप का भी यही मानना है। एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि इस बार
सब खुश हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर एक तरफ तालियां होती हैं तो दूसरी तरफ सन्नाटा। उड़ान के दौरान उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई है। ट्रंप ने हामी भरी और बोले कि हाँ, इट्स ओवर। जंग खत्म हो गई है। हाँ, जंग खत्म हो गई है। मुझे लगता है ये सीज़ फायर टिकेगा। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि लोग अब थक चुके हैं। ये अभी हाल का नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लोग इससे थक चुके हैं। हाँ, युद्ध विराम अब जारी रहेगा। ट्रंप के लिए एक बड़ा दिन था। यकीन न हो तो ये तस्वीरें देखिए। यरूशलेम और तेल अवीव की सड़कों पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं। लिखा है कि साइरस द ग्रेट इज अलाइव। ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी सम्राट साइरस से की गई है। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने बेबीलोन जीत लिया था और बेबीलोन में निर्वासन में रह रहे यहूदियों को मुक्त किया था। इसके बाद यहूदी यरूशलेम लौटे और सेकेंड टेम्पल फिर से बना, जिसका यहूदी इतिहास में खास महत्व है। आज जब बंधक रिहा हुए तो इजरायलियों ने ट्रंप को इस अंदाज में शुक्रिया कहा। बंधकों की रिहाई 2 चरणों में हुई, पहले 7 और फिर 13। इसके साथ ही हमास और दूसरे फलस्तीनी गुटों के पास एक भी जीवित बंधक नहीं बचा। अपने परिजनों के साथ इन बंधकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शाया हुई। इसके अलावा समझौते के तहत हमास को मृत बंधकों के शव सौंपने होंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये काम कितनी जल्दी और कैसे किया जाएगा। इजराइल का मानना है कि 26 बंधक मारे जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य की हालत की पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कुछ शवों की तलाश में हमास को समय लग सकता है। दूसरी तरफ जीवित बंधकों के बदले इजराइल ने अब तक करीब 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इस दौरान वेस्ट बैंक के सबसे बड़े शहर रामल्ला में भीड़ जमा थी। लोग दीवारों, छतों, सड़कों पर इंतजार में खड़े थे और फिर वो बसें आई जिनमें फ़लस्तीनी कैदी लौट रहे थे। बस के दरवाजे खुलते ही लोग गले मिल रहे थे, नारे लग रहे थे। ये शुरुआती रिहाई है। आज के दिन करीब 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना तय है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इजरायली संसद में मौजूद थे। उन्होंने संसद को संबोधित भी किया। उस दौरान क्या क्या हुआ, जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। ट्रंप ने इजराइल की संसद में 65 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान इजरायली संसद में लेफ्ट के 2 सांसद सदन से बाहर कर दिए गए क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन के पोस्टर दिखाए थे। पोस्टर देखते ही उन्हें बाहर धकेल दिया गया। बाकी सांसदों ने तालियों से ध्यान भटकाने की कोशिश की। जब उन्हें लौटने का मौका मिला तब ट्रंप ने कहा, दैट वॉज वेरी एफिशिएंट। ट्रंप के संबोधन से एक लाइन दुनिया भर की मीडिया छाप रही है। एक लाइन जिसका इस्तेमाल कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया, लेकिन आखिर में उनकी बात गलत साबित हुई। ट्रंप ने कहा, यह मिडिल ईस्ट के लिए ऐतिहासिक नया सवेरा है। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टेज डील के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की। कहा कि इन नेताओं ने हमास पर दबाव बनाकर बंधकों को रिहा कराने में मदद की। ये इजराइल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है कि इतने सारे देश शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने अपने दोस्त नेतन्याहू की भी तारीफ की और कहा, नेतन्याहू बेहद साहसी हैं, देशभक्त हैं, उनके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप ने मंच पर राजनयिक हदें भी तोड़ दी। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की तरफ देखकर नेतन्याहू के लिए पैरवी की। आप जानते ही हैं, नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ट्रंप ने हर्जोग से कहा, सुनिए, एक आइडिया है, क्यों ना उन्हें माफ कर दिया जाए। ट्रंप ने अपने 2 डेमोक्रेटिक पूर्ववर्तियों जो बाइडेन और बराक ओबामा की आलोचना की, जिस पर हल्की सी ताली गूंज उठी। वहीं ईरान पर उन्होंने इजरायली सांसदों को चौंका दिया और ईरान के साथ शांति समझौते का विचार पेश किया। हालांकि इस पर उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ट्रंप ने कहा कि नए मिडिल ईस्ट की बुनियाद रख दी गई है, लेकिन बंधकों और कैदियों की अदला बदली से जंग खत्म नहीं हुई है। गजा में अगले कदम को लेकर अब भी कई सवाल हैं, जैसे कि क्या हमास हथियार छोड़ने को तैयार होगा या नहीं, गजा की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब आज यानी 13 अक्टूबर को मिस्र में होने वाली एक बैठक में मिल सकते हैं। आज 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स मिस्र में एक समिट में हिस्सा लेंगे। इजराइल दौरे के बाद
डोनाल्ड ट्रंप भी मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगी। बंधकों की रिहाई के अलावा गजा से एक और खबर है। गजा में अंदरूनी लड़ाई भी छिड़ गई है। हमास और दुमुश कबीले के लड़ाकों के बीच इस झड़प में 27 लोग मारे गए हैं। इनमें से 19 दुमुश कबीले से थे और 8 हमास के लड़ाके थे। इस झड़प में एक फ़लस्तीनी पत्रकार सालेह अल जफरावी की भी मौत हो गई है। 28 साल के अल जफरावी युद्ध की लगातार कवरेज करने वाले अपने वीडियोस के लिए जाने जा रहे थे। हमास और दुमुश में जो चल रहा है ये गजा के अब तक के सबसे हिंसक अंदरूनी टकराव में से एक माना जा रहा है। दुमुश गजा के प्रमुख कबीलों में से एक है। हमास से उसकी पटती नहीं है। इसके लड़ाके अलग अलग मौक़ों पर हमास से टकराते रहे हैं। बड़ी खबरें यहीं पर, अब सुर्खियां। जहां गजा में शांति की उम्मीद बन रही है, वहीं अफ्रीकी देश मेडागास्कर में हालात खराब होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति आंद्रे राजोएलिना ने ऐलान किया है कि सेना के कुछ धड़े सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी एंतमानारिवो में टैंक्स की गड़गड़ाहट है। सड़कों पे प्रदर्शन और कर्फ्यू दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 25 सितंबर को, जब लोग पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ सड़कों पे उतर आए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। मुद्दा था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। इन्हें सेना की एक यूनिट कैपसैट का समर्थन मिला। 11 अक्टूबर को इस यूनिट के कुछ सैनिक अपने बैरक से निकलकर प्रदर्शनों में शामिल हो गए। कुछ घंटों बाद कैपसैट ने दावा किया कि उसने मिलिट्री कमांड की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली है। सारी आर्म फोर्सेस अब उसके कंट्रोल में है। कैपसैट वही यूनिट है जिसने 2009 में राजोएलिना को सत्ता में लाने में मदद की थी। अब इसी यूनिट ने जनरल डेमोस्थेन पेकोलास को अपना नया सेना प्रमुख घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ वहाँ के राष्ट्रपति ने कैबिनेट को भंग कर दिया है। प्रधानमंत्री जनरल रूपिन फॉर्चुनेट जाफिसाम्बो ने अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम 22 लोग मारे जा चुके हैं। विवाद को बढ़ता देख एयर फ्रांस ने मेडागास्कर के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं अफ्रीकी यूनियन ने भी शांति की अपील की है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद मेडागास्कर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। विश्व बैंक के मुताबिक यहाँ की करीब 75% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक मेडागास्कर की लगभग 3 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1/3 लोगों को ही बिजली की सुविधा मिलती है। ऐसे में जनता का सरकार के खिलाफ गुस्सा किस हद तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इंसान ने सबसे पहले बनाया पहिया, जो घूमा तो दुनिया बढ़ी आगे। रास्ते में होती गई तरक्की, जुड़ते रहे कबीले, आए राज्य और रजवाड़े। समय का पहिया घूमा तो हुए आंदोलन और मिला लोकतंत्र। बारी है सबसे पहले को सबसे बेहतर से मिलाने की। सवाल था कि बिहार में लोकतंत्र का पहिया कैसे घूम रहा है, और जवाब खोजने के लिए पहिए से बेहतर साथी कौन हो सकता था। तो हम हुए चलती गाड़ी पे सवार और जाना बिहार का हाल। तैयार हो जाइए दी लल्लन टॉप के बिहार चुनाव स्पेशल शो सत्ता की सवारी के लिए 14 अक्टूबर से सुबह 9 बजे। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।